जिन वैद्यों ने विशेष कार्य किया और उनका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी लेकर के आए हैं, लगातार भेज रहे हैं, तो उनमें से कुछ वैद्यों के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए और दूसरों को भी उससे सीखने को मिले, और आस्था के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को इसलिए हम प्रसारित करते हैं जिससे कि जो निराश लोग हैं, हताश लोग हैं, उनकी जिंदगी में भी होप जगे, आशा जगे, उत्साह जगे। नहीं, हमारे जिंदगी में अभी भी जीवन की आशा है, अभी भी आरोग्य की आशा है। तो मैं हमारे भाई पहले पीयूष जी से कहूंगा कि कुछ वैद्यों को वो पहले आमंत्रित करेंगे और उससे दूसरे भी भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने विशेष कार्य किया है उनको आमंत्रित करने के लिए, उनके अपने जो है डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए भाई हमारे पीयूष जी जो एमडी हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वैद्य नकुल यादव जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपने आके केस प्रेजेंटेशन दें। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में सादर नमन। श्रद्धेय आचार्य जी का मैं नमन करता हूँ। मैं वैद्य नकुल यादव, पतंजलि चिकित्सालय इंदौर और रविवार को मैं पतंजलि चिकित्सालय रतलाम में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे संस्था से जुड़े हुए 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में मैंने करीबन 2.5 से 3 लाख पेशेंट देख लिए हैं और उनमें से अभी जो मेरे पेशेंट सिलेक्ट हुए हैं उनकी मैं रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पेशेंट हैं सुनील जी लुटारे, ये एड्स के पेशेंट हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आए थे 10/11/2010 में। इनका CD4 काउंट जो था वो 28 था और CD3 काउंट था 468। ये जब मेरे पास आए थे इनकी एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी जो चल रही थी वो इनको सूट नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से इनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और डॉक्टर इनको मना कर चुके थे कि अब ये ट्रीटमेंट आप जैसे भी इसको अगर नहीं ले सकते तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि इन्हें हर थोड़ी चीज में इन्फेक्शन हो जाता था। मतलब आप सोच लो कोई भी डिसीज, स्किन में तो स्किन में कुछ भी एलर्जी हो गई तो वो घाव हो गया तो घाव भरता नहीं, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन लंबे समय तक चलता रहता, हर 7 दिन में उनको फीवर आ जाता। मतलब उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी जब वो मेरे पास आए। फिर सबसे पहली जो मैंने उनकी काउंसलिंग करी कि मैंने उनको अच्छे से समझाया, क्योंकि स्वामी जी का ही निर्देश रहता है कि सबसे पहले हमें उन्हें प्राणायाम के लिए फोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने हर पेशेंट को प्राणायाम के लिए बोलता हूं और मेरे जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है उनमें सब में लिखा रहता है कि 3600 बार कपालभाति, 180 बार अनुलोम विलोम और 240 बार भस्त्रिका प्राणायाम आपको अनिवार्य रूप से करना ही है। क्योंकि प्राणायाम में रहस्य बुक में मैंने पढ़ा कि जो असाध्य रोगी हैं वो 1.5 घंटा जो ये प्राणायाम करते हैं उनको 1.5 घंटा सुबह शाम मिला के यदि 9 महीने तक वो ये कर लेते हैं तो 9 महीने में उनके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। सेम वैसी की वैसी इस पेशेंट के साथ हुआ। इस पेशेंट की उम्र 48 थी। 26/12/2011 को जब ट्रीटमेंट इनको देने के बाद में इनकी जो CD4 की रिपोर्ट थी वो 280 और CD3 की 1395 आ गई। इसके बाद ये कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते रहे। इस समय भी इन्हें सिम्टम्स बने हुए थे। इनको मेडिसिन में मैंने जो प्रॉपर जो ओषधय का ट्रीटमेंट देते हैं वो तो स्वामी जी दिया ही था, उसके साथ में इनको हर ऑर्गन के लिए एक मेरे को मेडिसिन प्रोटेक्टिव देनी पड़ी। लाइक कार्डियो प्रोटेक्टिव मेडिसिन के लिए हृदयामृत वटी देनी पड़ी, किडनी को प्रोटेक्शन के लिए आपकी वृक्क दोषर वटी देनी पड़ी और साथ में एक रिलैक्सेंट भी देनी पड़ी, क्योंकि पेशेंट की मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा एनेक्सियस और इतनी ज्यादा एंजाइटी वाली थी। तो उनको साथ में एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के रूप में मैंने मेधावटी दी। और वैसे भी मेधावटी के रिजल्ट मैंने देखे हैं कि जो पेशेंट बहुत ही भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर हुआ, एड्स हुआ, आदि हेपेटाइटिस वगैरह हुए, वो पेशेंट बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो यदि मुझे लगता है कि ये पेशेंट अपनी डिसीज को लेके बहुत ही ज्यादा एनेक्सियस है, बहुत ज्यादा चिंतित है, तो मैं उसे लास्ट में मेधावटी जरूर लिखता हूं 1 गोली रात में लेने के लिए, ताकि वो निश्चिंत रहे। वो भी उसकी डिसीज को हील होने में काफी मदद करते हैं। अब मैं इसकी लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट जब बता रहा हूं, जो इसका पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई है, ये 10/9/2012 को जो मेरे पास रिपोर्ट ये लेके आए थे, ये आपका वही 8 सेंटर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा खुले रहते हैं उनके वहीं से रिपोर्ट होती थी इनकी। तो 10/9/2012 की जो इनकी CD4 की रिपोर्ट थी वो 420 IU/ml थी और CD3 जो था वो 2161
2161 इनकी रिपोर्ट आ गई थी। पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ है, प्राणायाम व्यवस्थित रूप से करता है और अब उनकी हालत ऐसी है कि उनको देख के लगता नहीं कि इन्हें कभी कोई बीमारी हुई होगी। तो ये मेरे एक पेशेंट थे। दूसरे मेरे एक पेशेंट हैं जो मनोज राठौर जी हैं, ये एंजियोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। हालांकि एंजियोस्पर्मिया में ट्रीटमेंट करने से पहले ही उन्हें ये बताया जाता है कि ये बहुत ही रेयर डिसीज है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत रेयर हो पाता है। लेकिन जैसा मैंने अपने अनुभव में ये देखा और स्वामी जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देश में पूरे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करता हूं, तो प्राणायाम से वास्तव में जो सेल डीजनरेट हो गए वो रीजनरेट होते हैं। ये आप मैंने और भी अभी डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट देखी तो एंजियोस्पर्मिया पेशेंट में वास्तव में रिजल्ट है यदि वो प्राणायाम उतना करते हैं जितना स्वामी जी ने बताया है। तो इन पेशेंट के इसमें ये था, ये जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो ये 4/4/2009 को आए थे। इनकी हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस थी और साथ में इनका जो मतलब माइल्ड इनको हाइड्रोनेफ्रोसिस की भी प्रॉब्लम थी। तो 4/4/9 को इनकी रिपोर्ट देखी, फिर इसका मैंने एक बार रिपीट इनका स्पर्म काउंट करवाया। स्पर्म काउंट पूरा शून्य था इनका। उसके बाद में इनने कंटिन्यू मेडिसिन ली। इनको अच्छी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट के लिए मैंने एडवाइस करा, साथ में प्राणायाम करने के लिए एडवाइस करा। आयुर्वेदिक पतंजलि की जो मेडिसिन हैं वो वास्तव में उनका अपने आप में ही अलग ही वो है। यौवनामृतवटी, चंद्रप्रभावटी, वसंत कुसुमाकरस आदि सभी औषधियां, शिलाजीत कैप्सूल वगैरह का यूज करके और साथ में मेन जो मुझे लगा प्राणायाम इनको साथ में का बोल के, और इनकी जो रिपोर्ट 13/11/2009 को आई उसमें इनको 14 मिलियन स्पर्म काउंट आया और मोर्टालिटी 75% थी, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए नॉर्मल होती है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में था। पेशेंट के बहुत बहुत स्वामी जी के चरणों में वंदन है। और तीसरा मैं अपने पेशेंट एक बताना चाहूंगा मनोज शर्मा जी के लिए। इनको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। बहुत छोटा बच्चा, मतलब लड़का है, 26 ईयर ओल्ड। तो इसका ये था कि जब ये मेरे पास आए तो ये पूरी कमर इनकी बैंड और बहुत अच्छे एजुकेटेड और पूरा बहुत ज्यादा रोते हुए ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि इस डिसीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, समय समय पे जब जब आपको ज्यादा पेन होगा तब तक हम लोग स्टेरॉइड के आपको डोज देते रहेंगे। तो वो पेशेंट बहुत निराश हो चुका था कि तो क्योंकि एजुकेटेड पीपुल्स रहते, समझते हैं कि स्टेरॉइड के अपने साइड इफेक्ट है, एक डिसीज ठीक करने जाएंगे 1760 डिसीज और साथ में लग जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हमको क्या करना चाहिए। उनका HLA-B27 भी जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास में आए थे 14/6/2010 को, तब पॉजिटिव था। मैंने उनको पूरा आश्वस्त किया, मेडिसिन दी, प्राणायाम का वही 3600 बार कपालभाति, 180 बार अनुलोम विलोम और 240 बार भस्त्रिका प्राणायाम और साथ में स्पाइन के आसन धीरे धीरे करने के लिए कहा। पेशेंट लगातार फॉलोअप में आते रहे और लास्ट टाइम 4/2/2011 को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। पेशेंट मिनिमल डोज 1 या 2 मेडिसिन जो है जनरल टॉनिक, अश्वगंधा कैप्सूल्स और चंद्रप्रभावटी अभी लगातार ले रहे हैं। उसकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, उसमें कोई बेंडनेस नहीं है। और इनकी रिपोर्ट में स्पॉन्डिलाइटिस जो था इसका एंकलाइजिंग ऑफ L5 वर्टिब्री एंड एंटीरियर लिस्थेसिस ऑफ L5 ओवर सैक्रम ये भी प्रेजेंट था, जो बाद में नॉर्मल आ गया है। तो इस तरीके से ये मेरे कुछ 3-4 पेशेंट थे। और एक स्वामी जी मैं अपनी मदर का बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स तो मेरी बहुत सारी है, मैं अभी यहाँ पे देके जा रहा हूँ, पर मैं लास्ट अपनी मदर के बारे में बता जाऊंगा। बीच के कुछ समय में 1 से 2 साल पहले उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। हर साल आप देखते होंगे मेरे साथ आती ही थी यहाँ पे योग में। उनका एकदम से क्या हुआ कि वो कभी भी हम लोग जब सुबह उठते 4-5 बजे वो तो हमको फेंट मिलती। अब वो फेंट मिलती, हम समझ नहीं पाते कि इनको एकदम क्या हो गया, क्योंकि कोई डिसीज नहीं, ना बीपी, ना शुगर, ना किसी तरह की कोई परेशानी। सभी डॉक्टरों से इन्वेस्टिगेशन कराया, शुगर बॉर्डर लाइन चल रही थी और चूंकि पंजाबी हैं तो वेट उनका शुरू से थोड़ा ज्यादा ही रहा और वो उनकी हेरिडिटरी में भी था। अब किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह अनावश्यक कोई मेडिसिन लिख के और फिर बोल देते कि बस इसका कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान भरोसे अब हम कुछ भी उनको दें। और उसके बाद में रास्ते में चलते चलते एकदम से उनको लगे कि उनका बीपी डाउन होते हुए और जब चेक करते तो 80 और 60 इस तरीके से, फिर कभी 60 तक आ जाता और बिल्कुल फेंटी हो जाती किसी समय। उसी टाइम पे हम लोग कुछ करके और बड़ी मुश्किल से उनको फिर अवेक करते। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक किसी डॉक्टर के मतलब सजेशन से मैंने सोचा कि सर इसका कुछ ना कुछ पता लगाना चाहिए, तो फुल बॉडी का कंपोजिशन और सब कुछ चेक कराया। तो उसके बाद में पता चला कि उनका जो बॉडी में नेचुरल स्टेरॉइड बनता है कॉर्टिसोल, वो बनना बंद हो गया था। तो वो जो लेवल चेक कराया वो 0.2 आया, जो बहुत ही
मतलब बिल्कुल बिलो लिमिट्स था। अगर और थोड़े दिन हम लोग अगर इन्हीं डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट में लगते तो शायद हम उनको खो देते। फिर उसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 4 to 30 रहती है और अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग बॉडी में रेज होता है। जो मैं बता रहा हूँ ये 8 AM की जो रिपोर्ट आती है कॉर्टिजोल जब बॉडी रिलीज करती है तो ये 8 to 30 तक आता है और उनका निकला था 0.20। अब इसमें मेडिसिन तो कुछ आती नहीं, हम लोग डॉक्टर्स को भी दिखाया, मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी मैंने एक MD एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाया, उनने इसका बताया कि आप इसमें हमेशा इनको लाइफ टाइम स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, प्रेडनिसोलोन इनको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि मतलब अगर मैंने इनको आज स्टेरॉइड चालू कर दिया, हालांकि ये उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये बहुत गलत होगा, आगे फिर दूसरे सब ऑर्गन वगैरह सब डैमेज हो जाएंगे। तो शुरू में इनिशियल उनको 5 मिलीग्राम का डोज मैंने डॉक्टर के कहने पे, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी स्टेबल हो जाए, वो चालू करा। साथ में मैंने स्वामी जी का मैं हमेशा सुनते ही रहता था, तो मैंने अपने यहाँ का अश्वगंधा का सिर्फ कैप्सूल और पतंजलि की ही हल्दी, क्योंकि हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड होता है और बाजार में उसमें बहुत मिलावट आ रही है, इसलिए सिर्फ पतंजलि की ही हल्दी आधा चम्मच दूध के साथ में और अश्वगंधा कैप्सूल चालू करा और 3 ही महीने में उनका माउथ में स्वेलिंग आने लग गई, हाथ पांव सब पूरे भारी होने लग गए। हमको लगा ये क्या हो गया। जब वापस से रिपोर्ट करवाई तो उनका जो कार्टिजोल लेवल था वो 40 के ऊपर निकल चुका था, तो उनकी मेडिसिन जो थी वो बंद करनी पड़ी और अब वो सिर्फ और सिर्फ अश्वगंधा का कैप्सूल और हल्दी का चूर्ण ले रही हैं और रेगुलर प्राणायाम करती हैं और वेट होने के बावजूद भी लगातार 45 मिनट तक अच्छे से कपालभाति करती है। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसी डिसीज जो बहुत ऐसी हो जिनका हमको समझ में भी नहीं आ रहा हो, उसमें भी प्राणायाम से चमत्कार देखे जाते हैं। और दूसरा, पतंजलि की मेडिसिन इतनी ज्यादा रिलायबल है, इतनी प्योर मेडिसिन है। और मेडिसिन का एक और चीज मैं अपने पेशेंट में हमेशा फॉलो करता हूं कि अगर 4 भी मेडिसिन दे रहे हैं तो आप पहले पेशेंट को बोल दीजिए कि ये मेडिसिन हो सकता है थोड़ी कड़वी, लेकिन उनको 2-3 घंटे पहले यदि पानी में गला देंगे और फिर वो पानी पिएंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं अपने वैद्यों से बोलना चाहूंगा और स्वामी जी से ये बोलना चाहूंगा कि स्वामी जी ये सब आपके आशीर्वाद के कारण ही हो पाया है। 2009 में भी मैंने अपने कैंसर पेशेंट्स की काफी रिपोर्ट दी थी, अभी बीच में मैंने एक फाइल दी थी और मैं अभी भी अपनी स्वामी जी को एक फाइल देके जा रहा हूं। ये पतंजलि के जरूर से काम में आएगी। इसमें व्हाइट स्पॉट के, ल्यूकोडर्मा के पेशेंट, विटिलिगो के पेशेंट, आपके हेपेटाइटिस के पेशेंट, कैंसर के तो बहुत पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट मैंने आज बताए भी नहीं, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो स्पर्मिया के भी 2-3 पेशेंट हैं, इनफर्टिलिटी के तो कम से कम 50-60 पेशेंट होंगे जिनके इसमें लेटर हैं, और दूसरे सोराइसिस के भी कुछ पेशेंट हैं। तो ये सब पेशेंट और ये मैं देके जा रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी संस्था में काम कर रहा हूं जहां पे वैद्यों को अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटों की तरह ट्रीट किया जाता है। सभी डॉक्टर्स हमें पूरा सहयोग करते हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता जाता है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब यहाँ आके सुनता हूं तब जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी उसके 15-20 मिनट बाद ही स्वामी जी उस चीज का एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो वो मेरा क्लियर होता जाता है। तो ये एक, मैं इसके लिए स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं और मैं पूरी संस्था का धन्यवाद करता हूं और अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसी संस्था में काम कर रहा हूं जहां पे आचार्य जी और स्वामी जी जैसे मार्गदर्शक हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते थे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब लोग अपने अपने जो कार्य है उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपका भी भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा और जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो और ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही सबको काम करना है। बहुत आशीर्वाद बेटे ने। इसके बाद आपके सामने वैद्य मयूरा पूना चिकित्सालय से अपनी केस प्रेजेंटेशन करेंगी। ओम स्वामी जी, मैं वैद्य मयूरा पतंजलि आरोग्य केंद्र धायरी पुणे से, मैं 8 साल से पतंजलि में सेवा दे रही हूँ। मेरे पेशेंट है तेज नारायण रस्तोगी जी, 79 इयर्स ओल्ड है। उनको लैरिंग्स का कैंसर, मतलब स्वर यंत्र का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 2010 से अपने यहाँ से उनको ट्रीटमेंट चालू है। उन्होंने कुछ भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ अपनी ही ट्रीटमेंट उनको चालू है। और अभी हमने उनके सारे रिपोर्ट टेस्ट करवा लिए हैं, पेट सीटी भी करवा लिया है, तो उनको कुछ भी रिकरेंस नहीं हुआ है और उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। वो 70 इयर्स ओल्ड है, फिर भी वो प्राणायाम रेगुलरली करते हैं और हम जो उनको पथ्य बताते हैं वो सब रेगुलरली फॉलो अप भी देते हैं और सब फॉलो भी करते हैं। बहुत अच्छा। मेरी और एक पेशेंट है इनफर्टिलिटी की, तुलसी नायर जी है। उनको 4 साल से कंसीव नहीं हो रहा था। 2 बार उन्होंने कंसीव किया भी था लेकिन उनको फीटल पोल डेवलप नहीं हो रहा था, मतलब बच्चे में कार्डियक एक्टिविटी नहीं आ रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गए थे। अपनी ट्रीटमेंट हमने उनको चालू कर दी
उसके बाद उनको अभी 2 महीने की बेबी है। मेरे और एक पेशेंट है भावना वर्मा जी, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम था। उनकी भी शादी को 6 साल हुए थे, वो भी हर जगह से ट्रीटमेंट लेके आए थे, लेकिन उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट चालू कर दी स्वामी जी, साथ में वो प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब रेगुलरली करते थे, अपनी दवाई भी प्रॉपरली लेते थे। अभी उनको भी 6 महीने का बेटा है, उनके भी फोटोज लाई हूँ स्वामी जी मैं। ये बेटा हो चुका है? हाँ, बेटा हो चुका है, बेटी हो ये चुकी है। बेटा है मतलब गर्भ में नहीं है, बाहर आ चुका है। इधर लाओ बेटा। कई बार ये सोच रहे हो कि बेटा है मतलब वो पेट में है कि बाहर आ गया है, तो ये बाहर आ चुके हैं सब। तो ये वो बच्चे हैं। नहीं तो क्या होता था, अब 4 साल से दिक्कत की घर में ही बच्चों का मरना एक बहुत बड़ी माँ की पीड़ा होती है। तो ये वो बच्चे हैं, माने ये ऐसे प्रूफ इकट्ठे किए मयूरा ने जो है कि बच्चे भी साथ में फोटोग्राफ के विद फोटोग्राफ और अच्छा ये भी इनफर्टिलिटी का ही है। तो ऐसे इनफर्टिलिटी के काफी केसेस, इनफर्टिलिटी में बिल्कुल सिंपल औषधि है अपनी। मुझे ऐसा लगता है जितने भी देश भर में इनफर्टिलिटी के नाम पर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख रुपए लूट लेता है। इनफर्टिलिटी की दवाई हमारे यहां पर बहनें लेती हैं तो कितना खर्च आता होगा महीने का? 200-300 रुपए मान लो, 200-300 रुपए का उसका खर्चा हो गया। पुरुष का थोड़ा और 500 रुपए का मान लो, 1000 रुपए का मान लो। माने यदि उसको आर्थिक मूल्यांकन भी उसका किया जाए तो जितना सस्ता ट्रीटमेंट पतंजलि चिकित्सालयों में मिल रहा है, उतना सस्ता ट्रीटमेंट और 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल सकता। बाकी जगह लूट रहे लोग और परिणाम नहीं आ रहा है, निराश और हो जाते हैं। बहुत आशीर्वाद देते। इनफर्टिलिटी के अब तक 500 से भी ज्यादा केसेस मेरे हो चुके हैं और सबके मेरे पास फोटो के साथ रिकॉर्ड भी है। 500 का रखा हुआ है, उससे भी ज्यादा है स्वामी जी। और सबके सोनोग्राफी जनसंख्या वृद्धि में मयूरा का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छी जनसंख्या, पॉजिटिव है। तो मीन्स जिनके जीवन में आशाएं खत्म हो गई थी, वैसे योग करने से दोनों फायदे होते हैं। माने ज्यादा बच्चे तो योगी पैदा ही नहीं करते, और जो पूरा योगी हो गया तो हमारी तरह से पैदा ही नहीं करता, वो तो दूसरों को ही संभालता है। तो यानी ये एक बहुत बड़ी समस्या। शादी के बाद में बच्चे ना हो तो मां बहन बेटियों को तो इतने ताने सुनने पड़ते हैं, और लोगों के जीवन में भी बहुत भयंकर डिप्रेशन और पूरी जिंदगी एक तरह से ठहर सी जाती है। तो मयूरा ने 500 से ज्यादा पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखे हुए। बहुत बेटी का बहुत बहुत अभिनंदन है, ऐसे रखना चाहिए सबको। इनफर्टिलिटी में लेडीज को क्या क्या देती है और जेंट्स को क्या क्या देती है बता दो। वही है, औषधि कोई नई नहीं है। हम फीमेल में देते हैं पुत्र जीवक गिरी, शिवलिंग बीज, फलग्रुत, स्त्री रसायन, चंद्रप्रभा, जरूरत लगे तो शतावर चूर्ण। और अगर पीसीओडी वगैरह रहे तो बाकी भी बहुत सारे कॉजेस रहते हैं। किसी को पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, किसी को ट्यूबल ब्लॉकेजेस रहते हैं, तो उस हिसाब से हम अलग अलग देते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से रहते हैं, उसके में हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। और मेल्स में जो रहता है उसमें हम यौवन अमृतवटी, शिलाजित रसायन, चंद्रप्रभा, यौवन चूर्ण ये नॉर्मली देते हैं। और बाकी अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम रहे उनको तो उस हिसाब से अलग ट्रीटमेंट, अश्वगंधा शतावर आदि, अश्वगंधा शतावर भी ऐड कर देते हैं उसके। तो ये जो एकदम सिंपल औषधियां हैं, कोई ये रहस्यपूर्ण चिकित्सा नहीं है एकदम। इनका हमारा तो सारा ओपन सीक्रेट है। मेरी और एक पेशेंट है छावी अग्रवाल पुना से। उनको जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस था, उस वजह से उनको चक्कर आता था, माइग्रेन रहता था, हेडेक रहता था हमेशा। तो उन्होंने एमआरआई का रिपोर्ट कराया तो उसमें जुगुलर वेन में उनको ब्लॉकेज आ गया। तो अपनी दवाई उनको चालू कर दी, साथ में वो प्राणायाम योगासन भी रेगुलरली करते हैं। उन्होंने दवाई कंटिन्यूसली 5 महीने ली, उसके बाद हमने फिर से उनका एमआरआई करवाया तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया स्वामी जी।
अपनी एक गीता जी करके पेशेंट है उल्लासनगर से, उनको थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम था, जिसमें टीएसएच लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो उनको टीएसएच लेवल जो था वो 9 पे गया था। अपनी ट्रीटमेंट उन्होंने चालू कर दी, साथ में उज्जयी प्राणायाम वो सुबह शाम 11-11 बार कंपलसरी करते थे। प्राणायाम में कपालभाति वगैरह भी वो रेगुलर करते थे, उष्ट्रासन, सिंहासन, ये सब वो करते थे। उनको नहीं आता था तो मुझे ओपीडी में मैंने उनको सिखाया था, आप कीजिए करके। उनको एक्यूप्रेशर का भी सब बता दिया था। तो अभी उनका रिपोर्ट जो एकदम नॉर्मल है, उन्होंने एलोपैथी की दवाई एक बार भी नहीं खाई। बाकी भी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं स्वामी जी, लेकिन बाकी सबको भी बताना है। फाइब्रॉइड से सब रिपोर्ट्स है और सब मैंने जमा भी करवा दिए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी मयूरा को। थैंक यू। इसी क्रम में अगली वैद्या वंदना गुप्ता, कानपुर चिकित्सालय से। ओम परम पूज्य स्वामी जी को सादर नमन एवं उपस्थित सभी वैद्यगणों को मेरा सादर अभिवादन। पैंक्रियाटाइटिस कोई बहुत बड़ी समस्या एलोपैथ के लिए हमेशा बनी रही है और उसका क्योर हम लोगों के पास बहुत आसानी से है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस थे जो कि मैं यहाँ ला सकती थी और लाई भी हूँ, पर मैं इसे सामने आपके रखना चाहती हूँ। सबसे पहले ये केस है एक 15 साल के बच्चे का, जिसका नाम है ऋषभ वाजपेयी। ये कानपुर से है जी। और इनका ट्रीटमेंट सबसे पहले 2009 में शुरू हुआ, जिसमें कि इनको एक्यूट सीवियर पैंक्रेटाइटिस डिसाइड किया गया रीजेंसी हॉस्पिटल से। देन उसके बाद इन्हें रेफर कर दिया गया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो कि ये 2010 में इन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशंस कराए और इसमें इनको स्टंटिंग भी की गई। इसमें स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट भी डेवलप हुई और बाद में ये लार्ज सिस्टिक लेजन के रूप में रिप्लेस होती चली गई। फिर इसमें वहां पर डॉक्टर्स ने उसी दौरान पीजीआई में ही इनको स्टंटिंग करी, उसकी रिपोर्ट्स भी पूरी इसमें लगी हुई हैं। आफ्टर दैट ये वहां से फिर परेशान होकर के कानपुर में जब वापस लौटे हैं, थोड़े दिन तो ठीक रहा, लेकिन 9 जनवरी 2014 को इनको फिर से काफी परेशानी हुई, तो इन्होंने गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल में इस बच्चे को दिखाया। वहां पर फिर से इनको मिली पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट। तो इस बच्चे को उसके मदर फादर बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने कि ये एक ऑटो इम्यून टाइप है, कि इसमें बॉडी अपने आप इस पैंक्रियास को अटैक करके इसको बार बार स्वेलिंग कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें एक स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट डेवलप हो चुकी थी और एक उसका सीटी स्कैन भी पूरा यहाँ कानपुर का भी लगा हुआ है। फिर अप्रैल 2014 में 2 अप्रैल को इनके फादर को कुछ लगा कि इन्हें पतंजलि से संपर्क करना चाहिए, तो इन्होंने पतंजलि चिकित्सालय में कानपुर में लाल बंगले पे, जहां पर मैं पोस्टेड हूं, वहां पर आकर के संपर्क किया और ये एक अल्ट्रासाउंड लेकर आए जिसमें कि एक्यूट एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस इसमें एक्सप्लेनेशन था और स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट काफी बड़ी सी डेवलप हो चुकी थी। इस ट्रीटमेंट में स्वामी जी जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो चूंकि ये केस एक ऑटो इम्यून था, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें सबसे पहले इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहिए और उसके साथ साथ पैंक्रियास का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसमें हीरक भस्म, ताम्र, शिला सिंदूर और स्वर्ण वसंत मालती के साथ सर्वकल्प क्वाथ, प्रवाल पंचामृत, शंख, काशी स्वर्ण माक्षिक और शिला सिंदूर, ताम्र, कांचनार गुग्गल, वृद्धि वादिकावटी, उद्रामृत एंड आरोग्य वर्धिनी विद पुनर्नवादि मंडूर एंड पुनर्नवारिष्ट इसमें शुरू किया गया। साथ में इस बच्चे से ये कहा गया कि बेटा जितना भी आप प्राणायाम कर सकते हो धीरे धीरे शुरू करो। प्राणायाम के जरिए ही ऑटो इम्यून कवर हो सकता है, बिकॉज ये एक असाध्य कोटि की व्याधि है। उस बच्चे ने धीरे धीरे प्राणायाम करना शुरू किया। 5 नवंबर की रिपोर्ट में इसमें ये सामने है कि पूरी तरह से ये बच्चा क्योर हो गया है और इसमें लिखा हुआ है कि नो एक्टिव पैंक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन और स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट एट प्रेजेंट। तो केसेस तो और भी हैं, लेकिन मैं केस आपके सामने फिर से रखना चाहूंगी। ये केस है सरोजनी वाजपेयी जी का। ये श्यामनगर में रहती हैं, कानपुर में। इनकी अवस्था भी करीबन 60 वर्ष है। इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने डॉक्टर DK चावड़ा को वहां पर संपर्क किया था। पीजीआई के न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ये। तो इन्होंने इनको एक ऑपरेशन भी सजेस्ट किया था और इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके L4 और L5 लेवल पर डिजेनरेटिव चेंजेस थे, प्लस साथ में हर्निएशन था D10 और 11 लेवल पर। और इनके जो हस्बैंड थे यानी बाबूजी थे, वो मेरे पास चल के आए और बोले बेटा मैं सब तरफ से हार गया हूं और आप इनको
देखिए तो आप घर चल के देखिए। मुझे लगा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगी, तो आप इन पे दवाइयां शुरू कीजिए। लेकिन मुझे इनकी अवस्था का वास्तविक रूप से आइडिया नहीं था कि माताजी बैठ भी नहीं पाती हैं। मैंने उन्हें कुछ प्राणायाम बताए कि आप उन्हें भुजंगासन, मकर आसन, ये सब करवाइए। अगले दिन आकर बाबूजी बोले कि बेटा उनको तो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ, वो शिफ्ट भी नहीं हो सकती हैं, बेड पे सीधे पड़ी हुई हैं, टॉयलेट भी मैं उन्हें बेड पे ही कराता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनमें ट्रीटमेंट, मुझे भी भरोसा नहीं था कि क्या होगा इसमें, तो मैंने उन्हें ट्रीटमेंट शुरू किया। ये पीड़ांतकवात, दशमूलवात और वृहत्वात वाला योग, साथ में महायोगराज चंद्रप्रभा। लेकिन वो चूंकि इतने समय से दवाइयां खाई थी तो उन्हें हाइपर टेंशन बीच में आ गया और वो दवाइयां उन्हें सूट करनी बंद हो गई। तो फिर कुछ समय वो रोक करके मैंने उन्हें शुरू की मुक्तावटी। उसके बाद उनसे कहा कि आप धीरे धीरे इनमें ये भस्मों को शुरू कीजिए, और वो धीरे धीरे करके दवाइयां उनमें एडजस्ट होने लगी। ऐसे करके 3-4 महीने बीत गए। फिर बाबूजी बोलते थे आकर के कि बेटा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप प्लीज कुछ करिए। तो उनकी वो आवाज मुझे अपील करती थी कि कुछ नहीं तो चलो जो कर रहे हैं वही करते चलते हैं। तो मैंने धीरे से कोशिश करके वृहद्वात 2 ग्राम कर दिया। फिर ऐसे ही मुक्तावटी फिर बीच में बढ़ानी पड़ी। ऐसे करते हुए 1.5 साल लगा और करीबन माताजी को 3 ग्राम वृहद्वात एडजस्ट होने लगा। और उसके बाद वो स्वयं एक दिन वॉकर पर चलकर आई और ये उन्होंने डायरेक्ट लेटर लिख कर दिया है, स्वामी जी आपके नाम पे, पूरा उनका हाथ लिखित है और उनकी फोटोग्राफ और उनकी सारी रिपोर्ट्स जो कि पीजीआई से जुड़ी हुई हैं वो भी इसमें है। तो मुझे लगा कि ये बोन कहीं ना कहीं बनी है अंदर जाकर के, तभी वो चल पाए और ये प्राणायाम के जरिए ही संभव था। इसी तरह से एक केस है जो लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकालना एक बहुत मुश्किल काम है, तो इसमें भी ये सामने रिपोर्ट है। मनोरमा मिश्रा जी गोविंद नगर में रहती थी, उनके नेक रीजन पे 2 मिलीमीटर का गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जो कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। मैंने कहा कि मुझे देखिए बहुत भरोसा इस पे, इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और निकालने में काफी मेहनत पड़ती है। अगर आप उतना पथ्यापथ्य का साथ में फॉलो कर सकते हैं और दवाओं को धैर्य रख के आगे बढ़ा सकते हैं तो चलिए करते हैं आपके साथ ट्रीटमेंट। और उन्होंने शुरू किया और 4 महीने लगे और ये उनकी गॉल ब्लैडर की नॉर्मल रिपोर्ट है जिसमें कि उनका गॉल ब्लैडर स्टोन पूरी तरह से निकल चुका है। इसी तरह से पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के स्टोन ना डिजोल्व हो जाता है अपने आप। और इसमें दवाइयां क्या क्या दी वंदना? इसमें दिया था अश्मरी हर रस, प्रवाल पंचमृत, शंख, काशी, स्वर्णमाक्षिक और साथ में अव्यपत्तिकर चूर्ण, कामदुदा मुक्ता शुक्ति प्लस उद्रामृत आरोग्यवर्धिनी और एक गोक्षुरादि गुग्गल जरूर डाला था कि उससे क्योंकि ये लगता था कि वो लेखन करता है और पथरी को तोड़ता है यूरिन की, तो कहीं ना कहीं इसका काम इसमें आना चाहिए और उसने बहुत अच्छा काम किया। साथ में सर्वकल्प क्वाथ, दशमूल क्वाथ और एलोवेरा जूस दिया था। स्वामी जी एक केस और है जो कि ये अपने आप में ल्यूकोडर्मा का है। ये इसकी ट्रीटमेंट के पहले की फोटोग्राफ है जिसमें कि इस बच्ची के पूरे चेहरे पर ये सफेद दाग सभी एंगल्स से मौजूद थे। फिर उसके बाद एक इन्होंने, ये काफी रिच फैमिली की बच्ची थी और मुश्किल से 10th में पढ़ती थी। उसके माँ बाप बहुत एंशियस थे, उन्होंने ट्रीटमेंट को फॉलो किया सिंसियरली और एक ट्रीटमेंट के बीच की समय इसमें लगा करीबन 3 साल। इसमें धीरे धीरे करके इसका पूरा चेहरे का गायब हो गया, केवल माथे पर आया और लास्ट में इसका चेहरा ये है जो कि पहले के चेहरे से यहां पर पहुंच गया। लेकिन इसमें पूरी मेहनत मैं प्राणायाम की कहूंगी और उनके मदर फादर की कि उन्होंने इसको मेहनत करवाई उस बच्ची को कि आप प्राणायाम करो, क्योंकि ट्रीटमेंट की बार बार कोई दवाइयां बदलनी नहीं थी। दवाइयां थी कायाकल्प क्वाथ और साथ में कायाकल्प वडी, कैशोर गुग्गल, आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवादी मंडूर, मंजिष्ठारिष्ट, बाकुची चूर्ण और हाँ इसमें श्रुतरत्न लेप की जगह नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती को साथ में पिसवा करके गोबर के रस की कुछ बूंदें जरूर उसमें डाली थी बाकुची चूर्ण में, और उस लेप को दिन में 2 बार इस बच्ची ने लगाया हुआ था। इसी तरह से स्वामी जी एक केस है जिसमें कि 5 से 7 साल में 5 साल की इनफर्टिलिटी थी जो कि ब्रेक हो गई है और ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इसी तरह से पीसीओडी के कुछ केसेस हैं जिसमें कि ये पूरी तरह से बाद में नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड और बाद का अल्ट्रासाउंड है, दोनों में ही एक में पीसीओडी प्रेजेंट है और बाद में खत्म है। इसमें शिला सिंदूर, ताम्र, अमृता, प्रवाल, मुक्ता, पुनर्नवादी मंडूर, कांचनार, गुग्गल, वद्दी, वारिका वटी, स्त्री रसायन वटी और पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग किया गया था। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है बहन को। पीसीओडी के भी बहुत पेशेंट परेशान रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम ठीक ही नहीं होंगे।